करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद की। बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जरा रिकैप ले लेते हैं कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था। बेसिकली हमने बात करा था महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा किए गए प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में। इसके बाद हमने मार्शल लॉ के बारे में बात किया, हमने बात किया रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके साथ हमने ये बात किया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और साथ साथ हमने बात किया असहयोग आंदोलन। इसी के साथ आपकी पिछली क्लास खत्म हुई थी। आज की क्लास इससे आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, असहयोग आंदोलन के बाद आपने देखा कि भारत के सभी लोगों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सभी के बीच में एक कह सकते हो या उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इस भावना ने अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें कर दिया। अब ये जो भावना थी ये काफी लंबे समय के लिए चल नहीं सकी। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड की वजह से वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी को, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन महात्मा गांधी इस आंदोलन से जो जगे हुए लोग थे, बेसिकली जिनके साथ शोषण वगैरह हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, अंग्रेजों के खिलाफ उसे उठाना स्टार्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि ये जो चिंगारी जली है अंग्रेजों के खिलाफ ये बुझे। इसलिए उन्होंने क्या करा, लोगों को स्वराज का सिद्धांत समझाया, स्वराज का कंसेप्ट समझाया। तो हम इस क्लास में हम किसके बारे में समझेंगे? स्वराज के बारे में। तो बात करते हैं स्वराज की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्वराज का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली आपको जनित तौर पे कहा है कि कई बार हमें अपने क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही मिलता है। तो जरा हम देखते हैं। स्वराज ये कहता है कि मैं दो शब्दों से मिलकर बना हूँ, स्व और राज। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। और राज का मतलब क्या होता है? शासन। यानी इसका मतलब अगर देखा जाए तो स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन। बेसिकली आपका घर है, आपके घर में जो सामान है वो आप लेकर आए हो, तो उसका इस्तेमाल करने का जो अधिकार भी है वो आपका ही होना चाहिए। स्वराज का मेन कंसेप्ट यही है कि घर आपका है, थाली आपकी है, तो इस्तेमाल करने का अधिकार भी आपका ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और व्यक्ति आपकी उन चीजों का इस्तेमाल करे और जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़े, जैसा कि उस हालात 1947 से पहले हो रहा था। इसी वजह से गांधी ने क्या करा था, चाहा इस कंसेप्ट को इसलिए लोगों के बीच में लेकर आए, लोगों के बीच बात किया, स्वराज को कह सकते हो कि मोटिवेट प्रोत्साहित करने के लिए कहा, ताकि वो जो चिंगारी जल रही है वो बुझे ना। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जब ये चीजें होने लगी, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो अंग्रेजों ने देखा कि जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, स्थिति को संभाला नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या करा, जो भारतीयों की मांग थी कि आजादी देंगे, लेकिन आजादी किस बात की? इस बात की कि अगर हम चले गए तो इस देश को संभाले कौन? आपके पास क्या रूल रेगुलेशन की बुक है? क्या आपके पास संविधान है? तो होता क्या है, भारतीयों को खुश करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से एक कमीशन भेजा जाता है। ये कमीशन साइमन के नेतृत्व में आता है, लीडरशिप में आता है, और इसलिए इसे क्या कहा गया था? साइमन कमीशन। लेकिन जब ये भारत में अपना कदम रखता है, तो भारत के जो स्थानीय नेता, लोकल नेता जो होते हैं, और इसके साथ साथ जो आम जनता होती है, और साथ में महात्मा गांधी और बड़े बड़े जो नेता हैं, वो सभी इसका विरोध करते हैं। और वो क्या कहते हैं? गो बैक टू साइमन, यानी वापस जाओ। यानी एक तरह से देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो वो इसका ये विरोध कर रहे हैं कि साइमन कमीशन को भारत नहीं आना चाहिए, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस तरह के नारे लगने लगे। जैसे ही वो रेल से मतलब कह सकते हो ट्रेन से नीचे आने वाले थे प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखते हैं कि ज्यादातर जो नेता थे, पॉपुलर नेता या उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने क्या करा था, अपने हाथ पे काली पट्टी बांधी हुई थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक चीज आपको नोटिस करने को मिल रहा होगा कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि काली पट्टी किसका सिंबल होता है, किसका प्रतीक होता है? विरोध का प्रतीक होता है। तो आप देखते हैं कि स्वराज के कंसेप्ट की वजह से जो अंग्रेजों का हालिया हो रहा था,
उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, भारत में एक साइमन कमीशन भेजा। क्या भेजा? साइमन कमीशन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस साइमन कमीशन का मेन मोटो क्या था, ये क्यों आना चाहता था। बेसिकली ये जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत आया। इसके कई मुद्दे थे। पहला था, ध्यान रखिएगा, भारत के लिए एक संविधान बनाना, भारत के लोगों की जो मांग है उसको पूरा करना, और एक मध्यस्थता का रास्ता निकालना। किसका रास्ता निकालना? मध्यस्थता का, यानी बीच का। तो साइमन कमीशन की कितनी चीजें थी, मुद्दे क्या थे, मोटिव थे भारत आने के? एक तो संविधान देना भारत के लोगों को ताकि वो खुश हो जाएं, उनकी मांग को मानना, सॉरी, और मध्यस्थता। इस तरह से कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि पूरी तरीके से ये जो तीनों चीजें थी भारत को देना तो चाहते थे, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि वो देना चाहते थे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दोनों हाथों में मलाई है, क्या आप किसी और को देना चाहेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। मान लीजिए होता क्या, एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के तहत आपको बता देता हूँ। उस इंसिडेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप गुस्से में आ जाते हैं, और होता क्या है कि आप अपने दोस्त को एक तरह से उसको मारने के लिए आप एक पत्थर चलाते हैं। उसी रास्ते से क्या हो रहा था, अनिल अंबानी जा रहे थे, उसको लग गया पत्थर, और उसी टाइम पर क्या होता है, दिमाग की बत्ती गुल, और अचानक से क्या होता है, आपके दोस्त को ही अंबानी अपना बेटा मान लेता है और उसे घर ले जाता है। उसे सारे जितने भी आपकी शौक होते हैं या सहूलियत जो फैसिलिटीज होती है, ऐशो आराम होता है, वो सभी मिलता है। ओके, लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि जी ये आपका बेटा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि दिमाग की बत्ती तो गुल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि भैया वो व्यक्ति एक तरह से मलाई खा रहा होता है, आपको फिर गुस्सा आता है, फिर दोबारा वही आपका वाकया होता है। आपका दोस्त अपनी आदत से मजबूर चाय की टपली पे बैठा हुआ है, और उसके फादर भैया उसको लेने के लिए यानी अनिल अंबानी लेने के आ रहे हैं, आपने दोबारा पत्थर मारा, दोबारा लगा, और 32 बार जल गई। और जलने के साथ ही वो क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके दोस्त से पूछा जाए कि क्या आप इस ऐशो आराम को छोड़ना चाहोगे, तो आपका दोस्त क्या कहेगा? जी नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको जब दोनों हाथों से मलाई मिल रही है तो क्या आप इतनी आसानी से छोड़ना चाहोगे? हालात भी अंग्रेजों के ऐसे ही थे। जब उन्हें दोनों हाथों से मलाई मिल रही है तो वो क्यों भारत को आजाद करना चाहेंगे? वो तो सिर्फ एक तरह से कह सकते हो नाटक, या आपको दिखाने के लिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ये सरकार भी आपकी है, अंग्रेज भी आपके हैं, और जो हम कर रहे हैं वो आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज नोटिस किया जाएगा, भारतीय नेताओं ने नोटिस किया कि साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया, 1928 में भारत आया, तो इसमें जो संविधान बनाना था उन्होंने बात रखा था कि संविधान बनाएंगे, लेकिन इस संविधान को बनाने वाले क्या होंगे, सभी अंग्रेज होंगे। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जब संविधान बनाया जाएगा तो उसमें किसी भारतीय को मेंशन किया नहीं गया था, भारतीय को शामिल किया ही नहीं गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के लिए मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ और बिना पूछे ही डिसाइड कर दूं, क्या वो आपके लिए सही होगा? तो आप कहोगे जी नहीं। सेम ऐसे अंग्रेज क्या कर रहे थे, आपके लिए डिसाइड करना चाहते थे कि ये चीज ऐसी ऐसी होगी, लेकिन क्या वाकई में लगता है कि वो आपके चीजों को समझ पाएंगे, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी परेशानी क्या है उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक कि कोई व्यक्ति अपना नहीं होता। अब इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, मांग की बात की थी तो जो मांगे मांगी गई थी उसमें एक कंडीशन रख दी गई। कंडीशन क्या रखी गई कि आप पहले हमारी मांगे पूरी करो, फिर हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, यानी एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। तो क्या आपको लगता है कि भैया ये जो एक ओपन तरीका है किसी चीज का सॉल्यूशन करने का? इसके साथ साथ ध्यान रखिए वो क्या चाहते थे, मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है कि जो घर है उस घर में मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, मैं भी चीजों का इस्तेमाल करूंगा, आप भी चीजों का इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? उस घर का जो भी सामान होगा वो आपका होगा, और आप ही उसकी पेमेंट करोगे। यानी सभी चीज जो भी करनी है वो आप करोगे, लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज है, उसके जो ऐशो आराम है, वो कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाएंगे। क्या आप ऐसी स्थिति में आप ऐसी बातें मान लोगे? जी बिल्कुल नहीं।
तो इस तरीके से आप देखते हो कि संविधान मांग या मध्यस्थता की ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इन्होंने क्या करा, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अब समझ में आ गई, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि जो संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को क्या करा था, साइमन गो बैक का नारा, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था। ओके, तो ये चीज आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट करना है तो करिए, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की। अब ये बात आखिर क्यों की जा रही है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए कि आप देखते हैं कि जब स्वराज का कंसेप्ट, जब स्वराज को लेकर आया गया तो लोगों के बीचों में जो चिंगारी चल रही थी वो बनी रही। इस बीच में ध्यान रखिएगा, उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया, लेकिन साइमन कमीशन क्या रहा, असफल रहा। इस वजह से लोगों के दिलों में एक तरह से जो गुस्सा था वो एक उफान बन गया था। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ दोबारा वैसे ही हालात हो जो आपके 1857 में थे या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, क्योंकि आप देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो प्रॉमिस किए गए थे उस प्रॉमिस को तोड़ा गया था। अब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था, वो अलग अलग तरह के कानून लेकर आ रहे थे जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। लोग हर तरीके से, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मन में भी एक सवाल चल रहा था कि अब क्या किया जाए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की जो थ्योरी है उसे लेकर आया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर, जो कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, उसका जो एक मोटो था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भारतीय की तरफ होने लगा। उन्हें लगा कि जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही है। तो महात्मा गांधी की सोच को पूरा करने के लिए एक आयोजन किया गया, एक अधिवेशन किया गया। उस अधिवेशन में अंग्रेज को भी बुलाया गया और कांग्रेस के जो आपके सीपी सलार या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी पार्ट लिया, साथ में महात्मा गांधी ने। उस सम्मेलन, उस अधिवेशन में, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, उस मीटिंग के अंदर रखा गया पूर्ण स्वराज। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जो घर कर रहा है और आ रहा है, वो क्या है कि भैया पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरीके से आजादी, पूरी तरीके से आजादी। अभी आपने स्वराज का मतलब समझा था। अब पूरी तरीके से आजादी का मतलब क्या है? पूरी तरीके से आजादी का मतलब यह है कि थाली आपकी है, घर आपका है, तो उसका इस्तेमाल भी आप ही करोगे। मतलब ये हो गया कि पहले स्वराज और पूर्ण स्वराज में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं ताकि आप पूर्ण स्वराज को बेहतर तरीके से समझ सको। स्वराज ये कहता है कि ये जो घर है, इस घर में आप भी रहोगे और मैं भी रहूंगा, दोनों शांति से रहेंगे। मतलब क्या हो गया, घर तो आपका है, घर तो आपका है, लेकिन यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज जो है, जो मिली हुई है, उसका लाभ, प्रॉफिट मैं भी उठाऊंगा और आप भी उठाओगे, दोनों उठाओगे। क्लियर है? लेकिन इसकी जो कह सकते हो मेंटेनिंग खर्च है, यानी जो भी चीजें होगी वो आपके द्वारा की जाएगी, जो यहाँ रहने के लिए आए हो वो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या समझ सकते हो, अंग्रेज ये चाहते थे कि आपको आजादी तो दी जाएगी, लेकिन एक ऐसी आजादी जिसमें इस देश में आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, हम दोनों की एक सरकार होगी, हम दोनों ही मिलकर इस भारत को चलाएंगे। इस तरीके से वो क्या चाहते थे, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? भारत को डोमिनियन स्टेट, यानी कह सकते हो इनडायरेक्टली तौर पे वो चाहते थे कि ये जो चीज है, यानी भारत है, वो हमेशा उनका गुलाम बन के ही रहे। तो इस तरीके से, इस मोटो की वजह से आप देखते हो कि एक चीज आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे अगली क्लास में बताओगे, इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया का मतलब क्या है, आखिर क्यों जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं
वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना भारत के लिए बेइज्जती समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो इंडिकेटर किसका है? डोमिनियन स्टेट का, उनकी सोच का। अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत को हम कभी आजाद ना होने दें, और वह चाहते थे यदि हमने आजादी दे भी दी तो उनके माथे पर या फिर कह सकते हो एक इमेज पर दाग बना रहे कि ये एक देश के गुलाम थे, ये हमेशा के लिए रहे। उनके बच्चे, उनके आने वाले बच्चे, सभी को मालूम रहे कि आप एक गुलाम थे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या चीज चाहते थे? वो चाहते थे कि भारत एक डोमिनियन स्टेट के तौर पे रहे, जहां हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, दोनों मिलकर भैया भारत को चलाएंगे। पर क्या ये जो स्वराज है ये चाहिए? तो कुछ समय के बाद क्या होता है, लोगों का जो गुस्सा था, जो वो चीजें मांग रहे थे, जब उन्हें मिला नहीं, और समय के साथ साथ अंग्रेज को जो अत्याचार था, शोषण जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा और हालात बद से बदतर होने लगे। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर कह सकते हो मंदी वगैरह, महंगाई जो चीजें हैं, इन सब का एक तरह से मार भारत के ऊपर पड़ा। अब बेसिकली सरकार किसके लिए होती है? सरकार ये होती है कि अगर कोई डिफिकल्टी आई है, कठिनाई आई है, तो उस कठिनाई का मुकाबला करे, लोगों को राहत दे। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। अंग्रेज सिर्फ अपनी सोच रहे थे, भारत वालों की नहीं सोच रहे थे। इस बात का भी गुस्सा उन्हें था। अब बात आई कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया भैया घर मेरा है तो इस घर पे पूरा मेरा ही अधिकार होगा, कोई व्यक्ति आकर इसमें नहीं रहेगा। यानी कह सकते हो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी तरीके से आजादी। तो अब आपको समझ में आएगा स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो इसे नोट कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसे कब रखा गया था याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो 1930 में आई थी। कब आई थी? 1930 में। लेकिन क्या आपको लगता है कि अंग्रेज इस मांग को मानेंगे? इस मांग को तो आसानी से मांग लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें इनका ही प्रॉफिट है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की जो थ्योरी थी वो एक तरह से असफल रही। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पूर्ण स्वराज के बारे में सोचेंगे, आपको आजादी देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ? तो देखेंगे जैसे जैसे समय आपके आएगा आगे वाली क्लास में, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं पूर्ण स्वराज की जो थ्योरी थी वो एक तरह से असफल सामने हुई। लेकिन पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी गई थी उसकी याद रखने के लिए कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी है, इसलिए आप देखते हैं इस दिन क्या करा गया था कि इंडिपेंडेंस डे यानी प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया था। और इसी वजह से आप देखते हैं कि आने वाले जो आपकी 26 जनवरी 1950 है, जब आपका कह सकते हो कि संविधान लागू हुआ था, इस दिन को इसलिए लागू हुआ था कि ताकि इस हिस्टोरिकल डे को याद रखा जा सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करेंगे उस बड़े आंदोलन की जिसने लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया है, एक और राष्ट्रीय आंदोलन की। अब यहाँ पर बात उठी है राष्ट्रीय आंदोलन की। किसकी? राष्ट्रीय आंदोलन की, नेशनल मूवमेंट। आंदोलन तो आप सभी को मालूम कि क्या होता है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आंदोलन जिसका सरोकार सभी से होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा आंदोलन जिसका सरोकार, सरोकार का मतलब होता है संबंध, सभी से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। और आप देखते हैं कि पहला एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन आजादी के वक्त, स्वतंत्रता के टाइम पर हुआ था, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिला। इस अब आप देखते हैं कि ये इसने चिंगारी तो जलाई लेकिन ये असफल रहा। अब गांधी के मन में एक सबसे बड़ा सवाल था, अब ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को एकजुट दोबारा से किया जा सके और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया जा सके मजबूती से, ताकि जल्द ही हमें आजादी मिल जाए।
इस चीज को लेकर वो कई दिनों तक कह सकते हो कि एक बंद कमरे में टहलते रहे, सोचते रहे इस बात को लेकर कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अब ऐसा एक वाक्य उनके साथ हुआ जिससे उनको एक नए आंदोलन को खड़ा करने में एक विचार आया। ये वाक्य क्या था कि उनके कुछ फॉलोअर थे जो वो चाहते थे कि उनके घर पर आकर मतलब थोड़ा बैठे, बातचीत करें। ऑब्वियसली सी बात है, आप जिसे पसंद करते हैं वो आपके घर पे आए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेम ऐसे ही एक रास्ते से होते हुए गांधी जा रहे थे। अचानक से उनका फॉलोअर मिल गया, यानी अनुयायी मिल गए, और उन्होंने क्या कहा कि घर आने की इंसिस्ट किया। गांधी मना नहीं कर पाए, उनके घर गए। अब घर में गांधी जैसे ही पहुंचे, एक पानी का गिलास दिया पीने के लिए, गांधी ने पानी पी लिया। उसके बाद जैसे ही वो निकलने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। अब जैसे ही उस फॉलोअर ने अपनी वाइफ से कहा कि आप ऐसा करो, खाना बना दो, तो वाइफ उनको दूसरे कमरे में बुलाती है और कहती है कि जी नमक तो खत्म हो गया है, अब क्या किया जाए। क्योंकि उस टाइम पर जो ये नमक था, एक छोटी सी चीज आपको लग रही हो कि नमक क्या चीज है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि नमक खुद व्यक्ति नहीं बना सकते थे। आपको मान, नमक एक नेचुरल चीज है, लेकिन इस पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था कि अंग्रेजों के अलावा कोई और नहीं बनाएगा, और इसको ही पैकिंग करके वो कह सकते हो औने पौने दाम, यानी एक तरह से महंगे रेट पर बेचा करते थे। उस टाइम पर कह सकते हो एक व्यक्ति की इनकम अगर 1 रुपये है, ध्यान रखेगा, तो वो 5 पैसे में अगर खरीदता भी है, ध्यान रखे, तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। कई ऐसे गरीब थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब इसमें एक सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा, एक सवाल जो आपके दिमाग में भी उठना चाहिए। नमक तो एक नेचुरल चीज है, तो उसके ऊपर किस तरह का प्रतिबंध, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा लगाया था। अब इस वजह से अब उस व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं था कि वो मार्केट जाकर उसे परचेज कर सके। अब ये सारी बातें दूसरे कमरे में बैठे हुए गांधी एक तरह से सुन रहे थे, उन्हें सुनाई आ रहा था जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे। वो क्या होते हैं, चुपचाप वहां से निकल लेते हैं। जब वो दूसरे कमरे से आता है, गांधी को देखता है कि भैया वहां पे तो है नहीं, वो निकल चुके हैं, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन इसी घटना की वजह से गांधी को एक आइडिया मिला। आइडिया क्या मिला? उन्हें मिला कि नमक क्या है। नमक क्या है, सॉल्ट जो है वो क्या है। एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है। कौन करता है? हर व्यक्ति करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। यानी ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि नेसेसरी है और हर किसी के लिए यूजफुल है। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा मिल चुका था, नमक का। अब गांधी की एक बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से आप देखते हो कि बहुत सारे आपके नेशनल मूवमेंट के अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन जब भारत की आजादी के लिए चल रहा था, उस टाइम पीरियड में आप देखते हो बहुत सारे लोग थे, लेकिन लाइमलाइट में कौन थे? महात्मा गांधी। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या थी? इसकी बड़ी वजह थी, वो कुछ भी एक्टिविटी करते थे, कोई भी आंदोलन करते थे, दो चीज करते थे। उस टाइम के सरकार के लिए एक लेटर लिखते थे, मीडिया के लिए एक लेटर छोड़ते थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो एक लाइमलाइट का इस्तेमाल करते थे। इसलिए आप देखते थे कि मीडिया हो या उस टाइम के न्यूज़पेपर वगैरह हो गए या सरकार हो गई, उनकी तरफ ध्यान एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे किसी ना किसी तरीके से। सेम यहाँ पर ऐसा ही हुआ। उस टाइम पर भारत के मालिक थे लॉर्ड इरविन। क्या, कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब आप कहोगे ये लॉर्ड इरविन कौन है? तो बेसिकली जो भारत के उस टाइम में मालिक हुआ करते थे, उन्हें वायसराय कहा जाता था। जैसे आज के टाइम पर आपके पॉलिटिकल पोस्ट होते हैं ना, पीएम, राष्ट्रपति वगैरह इस तरह के, तो उस टाइम पे भी वायसराय एक ऐसा पोस्ट हुआ करता था। और उस पे कौन बैठे हुए थे? लॉर्ड इरविन। अब गांधी ने क्या करा, इनसे 11 मांगों का एक लेटर लिखा और उसमें एक अल्टीमेटम दे दिया। ध्यान से सुनेगा, उन्होंने क्या दिया? अल्टीमेटम भी दिया। अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है? एक तरह की चेतावनी देना कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसकी जो पनिशमेंट होगी, इसका जो भी नुकसान होगा, वो आपको उठाना पड़ेगा। अब लॉर्ड इरविन भारत में नए नए आए थे, ताकि स्थिति को कंट्रोल कर सके, तो उन्हें महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और उनको ऐसा भी लग रहा था कि महात्मा गांधी कौन सी चिड़िया का नाम है। तो लाइटली उन्होंने लिया, जब लेटर गया तो उन्होंने क्या करा, बिना पढ़े ही डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दिया।
ओके। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो 11 मांगे थी, अब समय आ चुका था। उन्होंने क्या करा, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने फॉलोअर के साथ, 78 फॉलोअर के साथ वो निकले बाहर। उनका मेन मोटो क्या था? मेन मोटो था, अब उन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की थी। जहां क्या था, पहले उन्होंने अशिक्षितों में मदद कर ना करने की मांग की थी, अब कहा था कि उनके बनाए हुए कानून को भी तोड़ना है। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी कानून है उनको अब मानना नहीं है, और जो कानून पहले से उनको तोड़ना है। इस तरह से इसका इंडिकेट देने के लिए वो क्या निकलते, साबरमती आश्रम से निकलते अपने 78 अनुयायियों के साथ, और कुछ दिनों का सफर करके, और जैसे जैसे जिस गांव से होते हुए जा रहे थे, तो ये जो उनकी संख्या थी, कहा जाता है कि वन मैन एक आर्मी के तौर पर उस टाइम पे नजर आ रहे थे। जैसे जैसे वो जा रहे थे, उनके पीछे एक भीड़ देखने को मिल रही थी। और जब वो कुछ दिन की यात्रा करके कहाँ पहुंचे, दांडी नामक स्थान में पहुंचे। दांडी गुजरात के में ही स्थित है। तो दांडी नामक जगह पर पहुंचे, जो कि एक समुद्री आपका तट था। वहां पर जाकर उन्होंने क्या करा, नमक को बनाया, और नमक कानून को क्या करा, तोड़ा। और यहीं से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस आंदोलन को आप सभी जानते हैं, किसके नाम से, समन्वय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। किसके नाम से, रिपीट कर रहा हूँ, समन्वय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से आप जानते हैं। ओके। लेकिन इस आंदोलन को कई और नामों से जाना जाता है। जो कॉमन और सबसे लोकप्रिय नाम है वो है दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च। दांडी एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है, याद रखिएगा। ओके। तो दांडी मार्च कहा जाता है। ओके। इसके अलावा कहा जाता है नमक कानून तोड़ो आंदोलन। नमक कानून तोड़ो आंदोलन जाना जाता है। इसके साथ साथ जाना जाता है नमक आंदोलन। यानी कहें तो इसकी वजह से अब अंग्रेजों को क्या उठाना पड़ा। अब जैसे ही इसकी सूचना मिलती है कि गांधी ने ऐसी हरकत की है, तो सैनिकों को भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात से लेकर लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं कि उनके बड़े नेता को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखते हैं समन्वय अवज्ञा आंदोलन का मेन मोटो क्या था, बड़े ही प्यार से जो उनके बनाए हुए नियम हैं उनको नहीं मानना, और जो नियम पहले से थे उनको भी अब तोड़ना है। बेसिकली आपका जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। एक जो सहने की हद थी वो एक खत्म हो चुकी है। इस चीज की वजह से अब गांधी को लगा कि भैया अब स्थिति वो नहीं रही जिस स्थिति के लिए हम लोग बात कर रहे थे। यानी वो व्यक्ति जो पहले अहिंसा की बात कर रहा था, वो व्यक्ति भी इनडायरेक्टली तौर पे किसकी बात करने लगा, हिंसा की बात करने लगा। उस व्यक्ति को भी यकीन होने लगा कि भैया आप प्यार से जाकर उस व्यक्ति से कहोगे मुझे आजादी दे दो, तो ऐसा नहीं है कि वो आजादी दे देगा। वो जो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या, गांधी ने कहा था कि एक थप्पड़ कोई आपको मारे तो आप दूसरा गाल भी आए कर दो। ये फिलॉसफी तब स्थिति अच्छी लगती है जब व्यक्ति नैतिक कर्तव्य को फॉलो करे। नैतिक का मतलब उसे खुद से अंदर से एहसास हो कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है। क्या वो दौर था कि अब ऐसी स्थिति, क्या नैतिकता बची हुई थी? तो इसको अगर देखा जाए, ध्यान रखें, जिस तरीके से अंग्रेजों का बिहेवियर था, जैसा उनका एटीट्यूड था, उस हिसाब से लग तो नहीं रहा था कि वो नैतिक कर्तव्य को एक तरह से फॉलो करते हैं। नैतिकता उनके अंदर, मॉरलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, वो बची हुई है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने क्या करा, ये आंदोलन ही बेसिकली जो था वो एक तरह का हिंसा को प्रोवाइड कराया जाता। लेकिन हिंसा भी कैसी, एक अहिंसा तरीके से, लगे कि भैया एक्चुअली में मारधाड़ नहीं हो रही है, यानी समन्वय। आपने सुना होगा, जब भी आप लेटर लिखते हो, ध्यान रखिएगा ये समन्वय ही, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज गुलामी मानसिकता का एक इंडिकेटर है। आप जब लेटर लिखते हो तो लेटर में लिखते क्या हो, एक प्रिंसिपल को आपने लेटर लिखा तो शुरुआत ही कैसे करते हो, टू द प्रिंसिपल, आई बैक टू से दैट। जैसे इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो समन्वय निवेदन ये है कि, इसका मतलब क्या है, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप गिड़गिड़ा रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि मालिक
हमें आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो भावना है, इस भावना ने ही लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, और वो नहीं चाहते थे कि इस भावना को खत्म किया जाए। इसलिए इस आंदोलन के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट किया गया। इस आंदोलन में जितना पुरुषों ने योगदान नहीं दिया, उससे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआती जो सफलता हासिल हुई, बड़ी ही जल्दी हासिल हुई, इसमें महिलाओं का रहा। वो घर से बाहर निकली, और गांधी के जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए उसमें महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा। और वो चाहते भी थे कि जो स्त्री और पुरुष के बीच का जो डिफरेंस है वो भी खत्म हो सके, और इन आंदोलनों से लोग, जो आम जनता के लोग थे, वो भी जुड़ना स्टार्ट हो गए। इसलिए जुड़े क्योंकि मुद्दा जो था वो एक कॉमन मुद्दा था। वो मुद्दा सिर्फ किसी एक हिंदू व्यक्ति का नहीं था, वो मुद्दा किसी एक मुस्लिम व्यक्ति का नहीं था, वो मुद्दा किसी अमीर व्यक्ति का नहीं था, वो मुद्दा किसी गरीब व्यक्ति का नहीं था, वो मुद्दा था हम सब का। इसलिए आप देखते हैं इस आंदोलन से धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ने लगा, इस आंदोलन की आग की जो लपट है वो अंग्रेजों के ऊपर गिरने लगी, और इसका एक बड़ा नुकसान ये देखने को मिला कि इस आंदोलन ने लोगों के दिलों में स्वदेशी की जो भावना है उसे कहीं ना कहीं जागृत कर दी। यानी अगर हमें मजबूत होना है, क्या होना है, हमें मजबूत होना है, तो हमें खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। जैसा कि आज के टाइम पर आप देख रहे हो कि इंडिया को एक स्लोगन दिया गया, मॉडर्न, यानी स्वदेशी को ही एक तरह से क्या कहा गया, आत्मनिर्भर भारत की टैगलाइन दी गई है। तो गांधी भी चाहते थे कि स्वदेशी को बढ़ावा मिले, ताकि जो भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत के अंदर आप देखते हो कि मैन एफिशिएंसी जिसे हम लोग कहते हैं वो काफी बड़ी है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आंदोलन के अंदर जितने भी अंग्रेजी सामान थे या चीजें थी उनका बहिष्कार होने लगा। लोग जो थे वो कोर्ट हो गया, उनसे उन्होंने एक तरह से इस्तीफा दे दिया। बच्चे जो कॉलेज, बच्चे जो थे वो कॉलेज में जाना उन्होंने बंद कर दिया, वो कॉलेज जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे, यानी वो सभी जितने काम जो अंग्रेजों के द्वारा हो रहे थे, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देख रहे थे असहयोग आंदोलन की भी झलक आपको देखने को मिलती है। लेकिन इससे सिर्फ इतना सा डिफरेंस ये है, ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ मदद नहीं करनी, इसमें क्या करना, मदद नहीं भी करनी और साथ साथ में जो कानून है उसको तोड़ना भी है। इसमें क्या था, तोड़ना नहीं है, जो चीज है उसको फॉलो करो, लेकिन आपको हेल्प नहीं करनी। इसमें क्या है, अब तोड़ना भी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर लोगों को एक तरह से जागृत करने का काम किया। और साथ साथ में जब यह आंदोलन बढ़ने लगा, इसमें जो मतलब व्यापारिक लोग थे, आम जनता के लोग थे, जो राजनीतिक सरोकार जिनसे नुकसान हुआ, जैसे उस टाइम के जो कह सकते हो बनिए हो गए, मुनीम हो गए, इस तरह के अमीर जो लोग थे वो भी इसके साथ जुड़ने लगे। क्यों जुड़ने लगे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अंग्रेज उनके हक की खा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लोगों के बीच में जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव एक तरह से इस आंदोलन की वजह से देखने को मिला है। इसलिए आप देखते हैं कि यह आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन ना होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, और इस आंदोलन की वजह से लोगों के दिलों में एक राष्ट्रवादी भावना ने घर किया, और उस भावना ने काफी हद तक अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वो काम किया जो असहयोग आंदोलन काम नहीं कर पाया? तो जैसे जैसे आपको मालूम है कि ये आंदोलन बढ़ने लगा, इस आंदोलन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस आंदोलन की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे स्लो होने लगी। क्यों होने लगी, इसके पीछे कई रीजन हैं। जैसा कि गांधी को एक पहला प्रपोजल आया, वो भी लॉर्ड इरविन के द्वारा, जहां उनसे कहा गया कि भैया, बहसबाजी से, लड़ाई झगड़े से, प्रोटेस्ट से कुछ निकलने वाला नहीं है, बातचीत द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। अब गांधी ठहरे भोले भाले, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी उन्हें बेवकूफ बनाया गया, इस बीच में कई सारे आंदोलन हुए उसमें भी उनको बेवकूफ बनाया गया। उन्हें लगा कि भैया जो चीज हम मांग रहे हैं, मांग कर चीजें मिल सकती है, इसलिए उन्होंने क्या करा, उस
जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया। अब हुआ गोलमेज सम्मेलन, जहां कुछ बातें रखी गई, ये भी असफल रहा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कई अंग्रेजों की तरफ से कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल रही, क्योंकि आपको मालूम है व्यक्ति जब दूध का जला भी होता है तो छाछ को फूक फूक कर पीता है। इस तरह से आप देखते हो गांधी भी कई बार धोखा खा चुके थे अंग्रेजों से। वो नहीं चाहते थे दोबारा से कि हम धोखा खाएं, और हमें जल्द ही आज़ादी चाहिए थी। इसलिए इस आंदोलन ने क्या करा, अंग्रेजों को एक तरह से हिला कर रख दिया। इस तरह से यह आंदोलन आपका एक तरह से सफल रहा। उस हद तक सफल नहीं रहा जिस हद तक हम लोग चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और इस चैप्टर को साथ में खत्म करेंगे। ओके, नोट कर लें इसे।